पुतिन भारत आते हैं तो गोदी मीडिया 100 बांस ऊपर जाकर उछलने लगता है। रवीश कुमार का वीडियो देखिए, कुतुबुद्दीन इंडिया क्यों और किस लिए आया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया उछल कूद कर रहा है, उसे लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पुतिन का दौरा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस दौरे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें आज के दौर की वास्तविकताओं के संदर्भ में देखने की जरूरत है। इसी तरह के दावे 2014 से अमेरिका को लेकर किए जाते रहे और 11 साल बाद उस संबंध की कोई समीक्षा नहीं, कोई जवाब नहीं कि आज भारत अमेरिका के साथ इस मोड़ पर क्यों है और विदेश नीति के मामले में कहां खड़ा है। इसकी नौबत क्यों आई है? क्या ट्रंप का बेतुका व्यवहार ही एकमात्र कारण है या भारत में भी कोई जिम्मेदार है? इन सब पर चुप्पी साध ली गई है। उसकी जगह रूस किया जाने लगा है। पुतिन भारत आते हैं तो गोदी मीडिया 100 बांस ऊपर जाकर उछलने लगता है। जैसे इस समय ज्ञान दिया जा रहा है कि कमजोर रुपया भारत के लिए अच्छा है, उसी तरह अब यह ज्ञान दिया जा रहा है कि भारत कब तक अमेरिका के जहाज में सवारी करेगा, क्यों करेगा। उसे अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध रखने का, बेहतर करने का अधिकार है और यही आज की दुनिया की सच्चाई और दस्तूर है। दो ध्रुवीय और बहुध्रुवीय विश्व की बात की जाने लगी है। इसमें बदलाव की बात हो रही है। दुनिया पहले भी बहुध्रुवीय रह चुकी है, फिर से हो रही है। तो बहुध्रुवीय होना कोई नया ट्रेंड तो नहीं। किसी को बताना चाहिए कि भारत की तरफ से बहुध्रुवीय संबंधों की तैयारी इसी साल क्यों नजर आ रही है। सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में पुतिन के दौरे को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। उन्हें समेटकर आपके लिए वीडियो बनाना आसान नहीं, फिर भी हमने एक कोशिश की है। हम नहीं कह रहे सोशल मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं सारे के सारे बेकार ही हैं, अर्थहीन हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति जिस चमक दमक और ढोल तमाशे की हो चुकी है, रिजल्ट निकले ना निकले, दौरे का वीडियो प्रोडक्शन ऐसा होता है जैसे कोई सुपरहिट फिल्म बनाकर रिलीज कर दी गई हो। आप एडिटिंग टेबल पर वीडियो शानदार बना सकते हैं, दोनों नेताओं को सुपर पावर और एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं, म्यूजिक डालकर जोश पैदा कर सकते हैं। जो जानते हैं उन्हें पता है कि विदेश नीति वीडियो प्रोडक्शन नहीं है। वीडियो प्रोडक्शन पर जोर इसलिए होता है कि इसके जरिए हिंदी प्रदेश की जनता को भरमाना आसान होता है। भारत विश्वगुरु हो गया बताया जाने लगता है या दुनिया में भारत का नाम हो गया। वीडियो प्रोडक्शन की सच्चाई जबकि वैसी नहीं होती। किसी ने सही कहा, रूस भारत का दोस्त जरूर है, मगर ध्यान रखना रूस चीन का भाई भी है। इस बार पुतिन के दौरे का कवरेज ट्रंप के दौरे के कवरेज से काफी अलग है। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने वाले हैं। अगर कर देंगे तब तो उसी से पता चल जाएगा कि वे इस दौरे से अमेरिका को वाकई कोई गंभीर संदेश देना चाहते हैं या रूस के साथ संबंधों को ठीक करने तक सीमित रहना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवालों के जवाब देंगे? मगर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कवरेज के साथ गोदी मीडिया पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के साथ साथ विदेशी मामलों से जुड़े प्रोजेक्ट में भी भीतर से शामिल कर लिया गया है। 2014 के बाद से गोदी मीडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को जिन उपमाओं अलंकारों से कवर करता रहा है, सजाता रहा है, उनकी सच्चाई समय के साथ बिखरती चली गई। यह सब आपने देख लिया है। गोदी मीडिया की बात करनी पड़ती है क्योंकि इसके बिना आप प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी काम की बात नहीं कर सकते। विदेश नीति की तो बिल्कुल ही नहीं, जिसमें उनके दौरे का मतलब ही होता है मिलना जुलना, स्वागत कराना, एयरपोर्ट पर किसी का रो देना, मोदी मोदी कर देना, उसके लिए काफी होता है। ठोस काम क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं। हमारा यह वीडियो आखिर तक देखिएगा। ऐसे मामलों को गंभीरता से धीरज के साथ देखना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय सांसदों के दलों को अलग अलग देशों में भेजना पड़ा और उस समय सवाल उठने लगा कि 12 साल में आपने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या हासिल किया कि आतंक के साथ लड़ाई में भारत के साथ कोई नजर नहीं आ रहा। और तो और सबको चिढ़ाते हुए ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष के साथ गलबहियां करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, उनके साथ लंच करने लगे। ट्रंप ने बार बार दावा करना शुरू कर दिया
कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहा। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान काफी अहम हो जाता है। कहते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, भारत जैसे देश के लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों को गौर से देख रहे हैं। वे किसी के सामने अपमानित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन का यह बयान बता रहा है वे भारत को किस तरह से देख रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं, कोई अपमान करेगा भारत की जनता होने नहीं देगी। वे भारत की जनता पर विश्वास जता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व अपने साथ अपमान नहीं होने देगा। लेकिन भारत की सरकार ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि अमेरिका या किसी ने भी भारत को अपमानित करने की कोशिश की है। तब सवाल क्या उठता है? यही उठता है कि जब राहुल गांधी ने चुनौती दी कि ट्रंप के दावों को गलत कह दीजिए, तो प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ने एकजुटता दिखाई, सरकार का हर मामले में साथ दिया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है, जब किसी देश का प्रमुख भारत आता है तब परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष से भी उसकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन इस सरकार के दौर में यह सब बंद कर दिया गया है। जनरली सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है। इसीलिए हमारा जोर इस बात पर है कि गोदी मीडिया के जरिए जो एक तरफा माहौल बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है, उससे सतर्क रहिए। अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगाता गया, उसका असर भारत के उत्पादन से लेकर व्यापार पर पड़ा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का समझौता पूरा नहीं हुआ। कब से उम्मीद जताई जा रही है, दिवाली भी आकर गुजर गई। दुनिया में किसी और देश पर इतना टैरिफ अमेरिका ने नहीं लगाया। 2 दिन पहले की खबर है, ट्रंप के टैरिफ का भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ने लगा है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI 9 महीनों के अपने न्यूनतम स्तर पर है। यानी दूसरे देशों में विस्तार करने के बावजूद इस सेक्टर में बढ़ोतरी की गति काफी कम हुई है और कारण अमेरिका के टैरिफ को बताया जा रहा है। तमाम आंकड़े कह रहे हैं, कोई यह नहीं बता रहा कि क्या इसकी भरपाई रूस के साथ संबंधों से हो जाएगी। क्या विदेश नीति में आज भारत जिस तरह से अलग थलग दिखाई दे रहा है, क्या रूस का हाथ पकड़कर उसकी भरपाई कर लेगा? मगर इन सवालों पर चुप्पी साध ली गई है। हम या आप यह भी नहीं जानते कि पुतिन के दौरे के साथ क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका अब भारत की प्राथमिकता सूची में नहीं रहा, या ट्रंप के अगले दौरे में या प्रधानमंत्री मोदी की अगली अमेरिका यात्रा के समय फिर से अमेरिका अमेरिका किया जाने लगेगा, जैसे इस वक्त रूस किया जा रहा है। रूस के साथ साथ भारत ट्रंप के इस कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ संबंधों को कैसे साधेगा, या आप दोनों देश कभी सीधे बात भी नहीं करेंगे, इन पर भी बात होनी चाहिए। तमाम मीडिया विश्लेषणों में जिस तरह से रूस को लेकर पुराने संबंधों को याद किया जा रहा है, उसकी बुनियाद नेहरू के जमाने में पड़ी थी। रूस की यह याद नई नहीं है। पिछले 26 साल में रूस और भारत के बीच यह 23वां सालाना शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा है, 70 साल पहले पूर्व सोवियत संघ के शीर्ष 2 नेता भारत आए, निकोलाई बुल्गानिन और निकिता ख्रुश्चेव 19 दिनों तक भारत में रहे। दोनों नेताओं का यह दौरा जवाहरलाल नेहरू की 6 महीने पहले हुई
यूएसएसआर यात्रा के बाद हुआ। बुल्गानिन ख्रुश्चेव की इस यात्रा ने भारत सोवियत सहयोग की मजबूत नींव रखी। भिलाई स्टील प्लांट और आईआईटी बॉम्बे इस साझेदारी के शुरुआती उदाहरण थे। कुछ ही वर्षों बाद एचएएल में मिग लड़ाकू विमान तकनीक हस्तांतरण के साथ भारत में बनने लगे। इस दौरे ने ओएनजीसी और आईडीपीएल जैसी कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भविष्य को दिशा दी और इन्हीं ने आगे चलकर निजी उद्योगों के विकास का रास्ता भी खोला। यह बात भी लिखी जा रही है कि अमेरिका भारत को हथियार तो देता है मगर टेक्नोलॉजी नहीं देता, भारत में निर्माण की अनुमति नहीं देता। लेकिन रूस ऐसा नहीं करता। ब्रह्मोस मिसाइल रूस की टेक्नोलॉजी है और इसी का उदाहरण दिया जा रहा है कि रूस की मदद से भारत में भी इसका निर्माण होता है। इस अंतर को बार बार रेखांकित किया जा रहा है, लेकिन रूस टेक्नोलॉजी देने में शुरू से ही भारत पर यकीन करता रहा है। पिछले 25 साल की विदेश नीति अमेरिका की तरफ देखने लगी थी भारत की। अभी भी आप नहीं कह सकते भारत अमेरिका की छाया साया से निकल रहा है या नहीं, लेकिन यह पढ़ना दिलचस्प है कि इस समय तमाम विश्लेषणों से यही पता चल रहा है भारत अमेरिका की छाया में चला गया था। जैसे उसकी कोई स्वतंत्र नीति नहीं रही, अब उसे खोजा जा रहा है जब वह रूस की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। बेशक इसका कारण ट्रंप का विचित्र व्यवहार भी है। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत को लेकर आक्रामक बयान देने लगे हैं। देखना होगा पुतिन के दौरे को लेकर ट्रंप और उनके विदेश सचिव मार्को रूबियो का किस तरह का बयान आता है, या शिखर सम्मेलन में पुतिन और मोदी की तरफ से किस तरह के बयान अमेरिका को लेकर जारी होते हैं। क्या रूस और भारत दिल्ली से अमेरिका की टैरिफ और प्रतिबंध नीति पर कोई जवाब देने का प्रयास करेंगे? अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण प्रतिबंध का शिकार भारत भी हुआ है, टैरिफ का शिकार भारत भी हुआ है। यह तभी पता चलेगा कि यह जो नया मोर्चा बन रहा है कथित रूप से भारत और रूस का, ट्रंप को चुनौती देने के लिए है या जलाने के लिए है या अपना हिसाब किताब ठीक करने के लिए है। इसीलिए पुतिन के दौरे को लेकर जो ढोल तमाशा हो रहा है उससे हटकर इस दौरे को देखिए और स्वागत भी कीजिए। फिर से उन गलतियों को मगर मत दोहराइए कि ट्रंप की जीत के लिए हवन होने लगा, अहमदाबाद में रैली होने लगी, अमेरिका के टेक्सास जाकर प्रधानमंत्री मोदी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देने लग गए। आप ट्रंप और मोदी की मुलाकातों की रिपोर्टिंग याद कीजिए। गोदी मीडिया ने टीवी के दर्शकों को झाड़ पर चढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही संबंध बदले गोदी मीडिया चुप्पी मार गया। हाउडी मोदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का हाथ पकड़कर घूमने लगे तो क्या क्या नहीं कहा गया, और अब दोनों हाथ भी नहीं मिला रहे। गोदी मीडिया कभी पूछने नहीं गया कि ट्रंप इतना सब कर रहे हैं, भारत खुलकर बोल क्यों नहीं रहा। अगर भारत की रणनीति ट्रंप को नजरअंदाज करने की है तो उससे बात बनती नहीं लगती, क्योंकि इससे एक मतलब यह भी निकलता है भारत जवाब नहीं दे पा रहा है। इसीलिए पुतिन की यात्रा को लेकर एक दर्शक के रूप में आप ठगे ना जाएं। आगे चलकर ट्रंप जैसा हाल ना हो जाए, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है कि भारत अपने संबंधों की किताब से अमेरिका का नाम हमेशा के लिए मिटा देगा और चीन के साथ नो लिमिट दोस्ती का समझौता करने वाला रूस अपने संबंधों की किताब से चीन को हटाकर भारत का नाम सबसे ऊपर लिख देगा। पुतिन के दौरे के एक सप्ताह पहले भारत में तैनात फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक साझा लेख लिखा और पुतिन पर आरोप लगाया कि वे यूक्रेन से जुड़ी शांति वार्ता को टाल रहे हैं, युद्ध नहीं रोक रहे। इसे इस तरह देखा गया कि यूरोप के 3 बड़े देश भारत की निंदा कर रहे हैं कि पुतिन यहां क्यों आ रहे हैं। भारत ने भी अपनी तरफ से इस पर ठंडी आपत्ति जताई। केवल सूत्रों के हवाले से कहा गया, अजीब घटना है, कूटनीतिक प्रक्रिया में किसी तीसरे देश के साथ रिश्तों को लेकर सार्वजनिक रूप से सुझाव नहीं दिए जाते। हमने इस बात को नोट किया है, भारत ने कहा सूत्रों के हवाले से, मगर विदेश मंत्रालय की ओर से तीनों राजदूतों को किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा गया। लेकिन भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने भी उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि यूक्रेन और रूस के टकराव के बारे में यह जो लेख लिखा गया है भारत की जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। इसीलिए यह जरूरी है कि इस मामले में रिकॉर्ड ठीक किया जाए। उन्होंने अपने लेख का नाम ही यह रखा है कि यूरोप द्वारा की गई 4 चालबाजियों के कारण शांति स्थापित नहीं हो पा रही। यूरोप के कारण रूस को इस युद्ध में उतरना पड़ा, नहीं तो वह कभी नहीं चाहता था बात यहां तक पहुंचे। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को रूस के सामने खड़ा करने की कोशिश की
और अब युद्ध पर आंसू बहा रहा है, यह रूस का पक्ष है। मगर यूरोप मानता है रूस ने ही अपनी तरफ से पहले हमला किया और अब युद्ध खत्म करने की बात से पीछे हट रहा है। भारत की ठंडी आपत्ति पर भी जर्मनी ने जवाब दे दिया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने दखल नहीं दी है, बल्कि अपनी स्थिति साफ की है। हम यहां जर्मनी की नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम अपने राजदूत की राय के साथ खड़े हैं। तो यह एक बैकग्राउंड है जिससे पता चलता है यूरोप पुतिन के भारत दौरे को लेकर कैसे देख रहा है। आपने नोट किया होगा भारत ने यूरोप के 3 राजदूतों के लेख पर ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बोला, क्योंकि अगले कुछ महीनों में यूरोप के कई बड़े नेता भारत आने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर भी इनमें शामिल हैं। जिस गंभीरता और आक्रामकता के साथ रूस यूरोप को ललकारता है, क्या भारत यूरोप को ललकार सकता है? रूस यूरोप और नेटो के दोहरेपन को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। साफ साफ कहता है तेल खरीदने के मामले में भारत पर क्यों प्रतिबंध लगा? यूरोप और अमेरिका भी तो रूस का तेल खरीद रहे हैं। भारत आने से पहले पुतिन ने यूरोप को ललकारा है कि यूरोप पर रूस हमला नहीं करेगा, लेकिन यूरोप ने हमला किया तो रूस छोड़ेगा भी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के बाद यूरोप से बातचीत की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि बातचीत के लिए कोई बचेगा भी नहीं। भारत भले यूरोप को लेकर ठंडी आपत्ति जताए या बैलेंस करे, लेकिन पुतिन यूरोप को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। क्या रूस के लिए भारत यूरोप के अलग अलग देशों से अपने संबंधों में भी बदलाव करेगा? पुतिन के दौरे के कवरेज से आपको लगेगा भारत रूस का हाथ पकड़कर अमेरिका को जला रहा है, या उसे रूस का साथ मिल गया तो अब किसी का साथ नहीं चाहिए? मगर ऐसा नहीं है। भारत को अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने हैं, जैसे अमेरिका खुद रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करता है, बिगाड़ता नहीं है। अमेरिका भी इन दोनों देशों के साथ काफी संभल कर चलता है। 30 अक्टूबर को ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में थे। वहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। तब इस मुलाकात का नाम G2 दिया, यानी अमेरिका और चीन को अलग लेवल का देश बताया। चीन भी अमेरिका से सीधे बात करना चाहता है और अमेरिका को ही केवल अपना प्रतिद्वंदी मानता है, लेकिन इस पर रूस ने कुछ नहीं कहा। जबकि रूस का चीन के साथ नो लिमिट दोस्ती वाला करार है, जो 2022 में यूक्रेन युद्ध के ठीक पहले साइन किया गया। तो भारत को भी हक है कि वह रूस और चीन से अपने संबंधों को बेहतर करे, बनाए। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि हर ताकतवर देश अपने समकक्ष के साथ आमने सामने का संबंध रखना चाहता है। इससे तीसरे देश के साथ संबंध प्रभावित नहीं होते। कागज पे कम से कम ऐसा कहा जाता है, मगर होता नहीं। भारत के केस में अगर चीन के साथ तकरार हुआ तो रूस किसका साथ देगा, यह खुला प्रश्न है। बल्कि इस प्रश्न के साथ रूस को देखेंगे तो आप उसी उलझन के शिकार होंगे कि पाकिस्तान के साथ कुछ होने पर अमेरिका किसका साथ देगा, भारत का या पाकिस्तान का? पूर्व राजदूत केसी सिंह ने अपने लेख में इसके लिए री एंटरिंग का फेज इस्तेमाल किया है। लिखा है भारत फिर से उस दौर में प्रवेश कर रहा है जब दुनिया में गुट निरपेक्ष यानी किसी गुट का सदस्य ना होने का चलन था, जिसके लिए अलग अलग प्रतिद्वंदियों के बीच संतुलन को साधना जरूरी था। पूर्व राजदूत केसी सिंह ने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन गुट निरपेक्ष नीति को नेहरू के नाम से ही जाना जाता है। हर मामले में खुद को नेहरू से अलग दिखाने की जिद पर चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी गुट निरपेक्ष की नीति को भले बहुध्रुवीय विश्व की जरूरत का नाम दे दें, लेकिन उन्हें इसकी कोशिश तो करनी ही चाहिए कि गुट निरपेक्ष भी रहें और नेहरू भी ना लगें। वैसे अब गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन तो कब से ही बंद हो गया है। अगर ट्रंप भारत के साथ विचित्र व्यवहार नहीं करते, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तकरार नहीं होता, तब क्या इस तरह के विश्लेषण की नौबत आती? ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले भारत की विदेश नीति तो एक तरफा अमेरिका मुखी बताई जा रही थी। तो अब बताना चाहिए कि क्या इस वक्त भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि वह ट्रंप को झटक कर रूस पर विश्वास कर ले, जिसका चीन के साथ गहरा रिश्ता है। पुतिन और शी जिनपिंग इस साल 2 बार मिल चुके हैं। मई में दोनों की 7 घंटे की बैठक हुई। सितंबर की मुलाकात में 22 समझौते फाइनल हुए। दोनों ने दर्जनों समझौतों पर दस्तखत किए। अमेरिका चीन का दोस्त नहीं, लेकिन चीन से दोस्ती बनाकर रखता है। रूस चीन का गहरा दोस्त है और भारत चीन पर संदेह करता है। यही नहीं, रूस ने चीन के नागरिकों के लिए 2026 तक के लिए वीजा फ्री कर दिया है। पर्यटन या बिजनेस के लिए चीन के नागरिक बिना वीजा के ही रूस जा सकेंगे और रूस के नागरिक चीन।
इस लेवल का विश्वास दोनों देशों के बीच है। ग्लोबल राजनीति में पुतिन की मौजूदगी अलग ध्रुव की तरह नजर आती है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी तक किसी के दबाव में नहीं आए। नेटो और यूरोप सब पुतिन से भयभीत नजर आते हैं। ट्रंप के बयानों पर भी पुतिन खुद जवाब देते हैं और मिलने से भी नहीं कतराते। इसी साल अगस्त में अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई। पुतिन को रेड कारपेट वेलकम दी गई। कहा गया यह पुतिन की जीत थी। बातचीत के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए शांति समझौते के मसौदे में लिखा गया यूक्रेन को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रूस को देना होगा। पुतिन तब भी दबाव में नहीं आए और सारे आरोपों के जवाब खुद भी देते रहे, मगर प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाते हैं। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता भारत पर रूस के युद्ध को फंड करने का सीधा आरोप लगा चुके हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। ये सब खबरें भी सूत्रों के हवाले से भारत में छपती हैं। जबकि कितनी बार हो गया कि जिस सम्मेलन में ट्रंप आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी किसी बहाने कार्यक्रम बदल देते हैं, नहीं जाते हैं। इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसे देखिएगा। भारत रूस के साथ व्यापार में जबरदस्त घाटे का सामना कर रहा है। वह तेल का ही आयात करता है और बदले में रूस भारत से कम सामान खरीदता है। पिछले साल भारत और रूस के बीच आपसी व्यापार 68 अरब डॉलर से अधिक का हो गया। इसमें भी बड़ा हिस्सा तेल की खरीद का है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ के बाद तेल की खरीद में तेजी से कमी आने लगी है, जबकि रूस भारत को तेल पर पहले से भी ज्यादा छूट दे रहा है। अब कहा जा रहा है पुतिन के दौरे के बाद 2030 तक दोनों देशों के बीच जो व्यापार है 100 अरब डॉलर तक चला जाएगा। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने सवाल किया है, तेल की खरीद कम करने पर 100 अरब डॉलर का आपसी व्यापार कैसे हो जाएगा? दोनों देशों के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा तेल ही है। 2018 में जब भारत ने ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद किया, तब इसके पीछे अमेरिका का ही दबाव बताया गया। अमेरिका के दबाव में अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, सस्ता मिल रहा है तब भी नहीं खरीदेंगे। फिर भी भारत और रूस की दोस्ती में नया दौर आएगा, इसे होते हुए देखना दिलचस्प होगा। हमने 16 अक्टूबर के अपने एपिसोड में उनका यह बयान आपको सुनाया था, जिसमें पुतिन कह रहे हैं भारत ने अगर रूस के तेल को मना किया तो भी उसे नुकसान होगा, और अमेरिका के टैरिफ लगने से नुकसान तो हो ही रहा है। So for the United States, the benefit is not obvious, and for the countries against which the threat was voiced, like for India, if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them. इस दौरे को लेकर भारत की मीडिया में भारत के नजरिए से ही बात होगी, स्वाभाविक है। लेकिन पुतिन भी तो कुछ चाहते होंगे। उन्होंने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। मूल बात है भारत के जवानों को झांसा देकर रूस की सेना में कैसे भर्ती किया जा रहा है। क्या भारत इसका सवाल करेगा? रूस की सेना में फंसे परिवार के लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, मगर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। लोकसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने रूस की सेना में काम कर रहे 61 भारतीयों की वापसी का मुद्दा उठाया है। मीडिया में आपको इसकी चिंता नहीं दिखेगी, बस केवल तमाशा और आसमानी दावा दिखेगा। हमारे राजस्थान से अजय कुमार, संदीप सुंडा, मनोज सिंह शेखावत, माइक प्रसाद कर्मचारी, अन्य राज्यों के कुल 61 युवक पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं। 3 से 4 महीनों से उनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। कई माता पिता अस्पताल में, मानसिक तनाव और भय की स्थिति चरम पर है। सर्वोच्च मंत्री जी से हमने कई बार आग्रह किया। इन परिवारों ने 3 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है। इस विषय की सूचना मेरे द्वारा भी विदेश मंत्री जी को 2 बार दी जा चुकी है। वर्तमान में आवश्यक है कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और रूस सरकार से तत्काल वार्ता कर इन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर स्वदेश वापसी की ठोस पहल की जाए। पिछले महीने की खबर है कि विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह मामला रूस के साथ उठाया गया है। वह अपनी सेना में भारतीय युवाओं की नियुक्ति बंद करे। लंबे समय से युद्ध में रहने के कारण रूस में मजदूरों की कमी हो गई है। इसी तरह की कमी तब भी बताई गई जब इसराइल ने गजा पर अंतहीन हमला शुरू किया।
तब इसराइल के साथ भी भारत ने इसी तरह का करार किया। 5 दिसंबर को इंडिया रशिया लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट लॉन्च होगा। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी लिखती हैं, इसे पुतिन के दौरे का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। भारत के स्किल्ड और सेमी स्किल्ड कामगारों के लिए यह एक नया रास्ता खोल सकता है, खासकर तब जब अन्य पश्चिमी मार्केट प्रवास को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर नियम कड़े कर रहे हैं। इसके अलावा RELOS समझौता भी है, जो इस साल 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच हुआ। पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा। इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता होगा। रूस की संसद ड्यूमा में पास होने के बाद दिल्ली आने से पहले पुतिन ने इसे मंजूरी दे दी है। इस समझौते के बाद 5 युद्धपोत, 10 एयरक्राफ्ट और 3000 टुकड़ियां दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर तैनात कर सकेंगे। 5 साल के लिए यह करार हुआ है और अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, ईंधन वगैरह की आपूर्ति के लिए दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे। दोनों देश मिलकर साझा सैनिक अभ्यास करेंगे। आपदा के समय एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। दोनों ही देश एक दूसरे की वायु सीमा, बंदरगाहों का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन इस समझौते के तहत जंग या किसी सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यह सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में यही था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब भी अपने ऊपर हमला मानेगा। तो उस तरह का समझौता रेलोस नहीं है। बेशक भारत रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की सप्लाई पर करार हो सकता है। भारत S-400 प्रणाली खरीदने का प्रयास कर सकता है। रूस ने कहा कि मॉस्को भारत को कॉम्पैक्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और कुडनकुलम जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोग जारी रखेगा। पूर्व राजदूत केसी सिंह ने लिखा है कि भारत ने पहले के जो ऑर्डर दिए उनकी भी डिलीवरी नहीं हो रही, जिसे लेकर भारत चिंतित है। भारत 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहता था। इनमें से 2 के ऑर्डर 2018 में ही दिए गए, जो अभी तक नहीं मिले। शायद यूक्रेन युद्ध के कारण देरी हो रही है। ऐसी खबरें तो आई हैं कि भारत अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान शायद ना खरीदे या अड़चने हैं। तो क्या भारत एकदम से पीछे हट जाएगा और Su-57 लड़ाकू विमान खरीदेगा? S-400 को लेकर खबरें आती रहती हैं कि अगर भारत और रूस के बीच डील हुई तो अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। पुतिन के दौरे से कुछ दिन पहले अमेरिका और भारत ने 24 सीहॉक हेलीकॉप्टर की $950 मिलियन की डील पक्की की है। भारतीय रुपए में करीब 8,000 करोड़ की इस डील के तहत लॉकहीड मार्टिन के हेलीकॉप्टर भारत आएंगे। इस पर ट्वीट करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लिखा है, इनसे भारतीय नेवी की क्षमताओं को मजबूती मिलेगी और अमेरिका और पड़ोस के देशों के साथ तालमेल बेहतर होगा। लेकिन इस समय इस खबर का प्रचार कर अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है? क्या यही कि वो भी भारत के साथ डील कर रहा है? रूस की डील से पहले उसने भारत के साथ हेलीकॉप्टर की डील कर ली है। यह सब सवाल हैं जिन पर अलग से बात हो सकती है। जब होगी तो नजर रखिएगा। एक सवाल यह भी है कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है यह भारत पर लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत ICC में सिग्नेटरी नहीं है, यानी उसका हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर निवेदन है कि आप हिंदी के दर्शक हैं। विदेश नीति के नाम पर हिंदी के अखबार आपको कूड़ा परोस देते हैं। हम नहीं कहते हमारा वीडियो सर्वश्रेष्ठ है, मगर हिंदी के अखबारों में जो छपता है उसे जरा सतर्कता के साथ पढ़ा कीजिए। आपको बताया कम जाता है, झांसा ज्यादा दिया जाता है। अगर आप ठीक से देखेंगे कि दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साल भर एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, उनका मिलना जुलना महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन हर मुलाकात का अंजाम विश्वगुरु ही बन जाना नहीं होता, सुपर पावर बन जाना नहीं होता। आपको तमाशा देखना है, उसके लिए खूब सारे सीरियल बनते हैं, जरूर देखिए। लेकिन जब भी विदेश नीति की बात हो, गंभीरता का कंटेंट खोजा कीजिए और उसे देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।